नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 11 की क्लास कर रहे थे। आज की क्लास में हम धारा 191 से पढ़ेंगे। तो आज की पहली धारा 191 के अंदर मार्गों के कोने पर भवन के बारे में बताया गया है। अर्थात जो भी हमारी सड़क और गलियां होती हैं, उनका जो कॉर्नर प्लॉट होता है, उसके ऊपर जो भवन होगा उसके बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगर पालिका दो मार्गों के कोने पर बनने वाले किसी भी भवन के ऐसी ऊंचाई या ऐसी सीमा तक जो वह अवधारित करे, गोलाकार या घुमावदार या अन्यथा होने की अपेक्षा कर सकेगी, और कोने पर स्थल के ऐसे भाग को जिसे वह लोक सुविधा के लिए आवश्यक समझे अर्जित कर सकेगी। तो इस पॉइंट का यही अर्थ हो जाएगा कि जो भी कॉर्नर में संपत्ति या भवन है, उसके लिए नगर पालिका ऊंचाई, उसके गोलाकार या घुमावदार इत्यादि के लिए उपबंध कर सकती है। और ऐसा वह किस लिए करेगी कि जिससे जो भी ट्रैफिक या यातायात उस क्षेत्र से निकल रहा है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी उसमें ना हो। और आगे दिया भी गया है कि उस भवन का कोई भी स्थल जिससे वह लोक सुविधा के लिए आवश्यक समझे, उसे वह अर्जित भी कर सकती है। अगला पॉइंट है, अर्जित भूमि के लिए नगरपालिका प्रतिकर संदेह करेगी। अर्थात जो भी नगरपालिका उस कोने के भवन से अर्जित करेगी, उसके लिए नगरपालिका पेमेंट करेगी उस भवन के स्वामी को। यह धारा 191 के अंदर बताया गया है। अगली धारा है धारा 192, जिसमें बहिर्गत भवनों को पीछे करने के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि किसी भवन का बहिर्गत भाग मुख्य भवन के बाहर का बरामदा, सीढ़ी या अन्य संरचना सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ है, या फिर दूसरी स्थिति में भवन का कोई भाग गिरा दिया गया हो या गिर गया हो जो बहिर्गत भाग में हो, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका लिखित नोटिस देकर अपेक्षा करेगी कि उसे हटा दिया जाए, या ऐसे भवन का जब पुनर्निर्माण किया जाए तब नियमित लाइन तक या और पीछे तक हटा दिया जाए। इस कारण मार्ग में जुड़ने वाली भूमि का भाग सार्वजनिक मार्ग समझा जाएगा और नगरपालिका में निहित होगा। अब इस पॉइंट को आप समझिए। इसमें जो पहला पॉइंट है, उसमें यह बताया गया है कि भवन का कोई बहिर्गत भाग अर्थात बाहर का जो हिस्सा है, वह सीढ़ियां भी हो सकती हैं, बरामदे भी हो सकते हैं, या अन्य कोई संरचना भी हो सकती है जो सार्वजनिक मार्ग की जो नियमित लाइन है उसके बाहर स्थित हों। और दूसरी स्थिति में बताया गया है कि भवन का कोई हिस्सा है, यदि वह गिर गया है या गिरा दिया गया है और वह नियमित लाइन के अंदर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका नोटिस देकर उसे हटवाने की अपेक्षा करेगी। और जब किसी भवन का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा हो, तब नगरपालिका उस भवन को नियमित लाइन तक या और पीछे तक हटाने की अपेक्षा लिखित नोटिस देकर करेगी। और इस प्रकार भवन को पीछे हटाया जाएगा तो जो भूमि शेष बचेगी, वह भूमि सार्वजनिक मार्ग में जुड़ जाएगी और उसे सार्वजनिक मार्ग ही समझा जाएगा, और वह भूमि का जो हिस्सा है वह नगरपालिका में निहित होगा। अब आगे दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कोई भूमि जो नगरपालिका की ना हो, चाहे वह खुली हो या घिरी हुई, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर स्थित हो और किसी भवन के दखल में ना हो, तो भूमि के स्वामी को अपने आशय का 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात, और यदि भूमि राज्य सरकार की है तो उसके प्राधिकारी से अनुज्ञा लेकर अर्जित करेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई भी भूमि है जो नगरपालिका में निहित नहीं है, चाहे वह खुली हुई जगह हो सकती है या घिरी हुई जगह या बंद संरचना भी हो सकती है, और ऐसी संरचना किसी भवन के दखल में नहीं होनी चाहिए, तो नगरपालिका उस भूमि के स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर अपना आशय बताएगी, या फिर यदि वह भूमि राज्य सरकार के अंदर आ रही है तो राज्य सरकार के प्राधिकारी से अनुज्ञा लेकर नगरपालिका ऐसी भूमि को अर्जित कर लेगी, और अर्जित करने के पश्चात उसे वह सार्वजनिक मार्ग में शामिल कर लेगी और वह नगरपालिका की भूमि मानी जाएगी। धारा 192 में तीसरा पॉइंट है, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो धारा 192 में तीसरा पॉइंट है, उपधारा 1 में मार्ग में जोड़ी गई व उपधारा 2 में अर्जित भूमि के स्वामी को उक्त भूमि के मूल्य
और नगर पालिका द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप भवन के स्वामी को हुई हानि व उसके द्वारा उपगत व्यय के लिए नगर पालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा और प्रतिकर की रकम धारा 295 के अधीन अवनिश्चित की जाएगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि उपधारा 1 के अंतर्गत जिस भवन की संपत्ति को हम सार्वजनिक मार्ग में जोड़ रहे थे, प्लस उपधारा 2 में हमने देखा था कि भूमि को अर्जित कर हम सार्वजनिक मार्ग में जोड़ रहे थे। यदि भूमि को अर्जित कर जोड़ा जाता है तो जो भी इसका मूल्य होगा वह स्वामी को दे दिया जाएगा। और यदि उपधारा 1 के अंतर्गत हम किसी भवन को हटा करके सार्वजनिक मार्ग में जोड़ रहे हैं तो इस कार्यवाही के कारण जो भी हानि हुई है उसका जो भी व्यय होगा वह नगर पालिका उस भवन के स्वामी को चुकाएगी। और जो प्रतिकर की रकम है, अर्थात जो भूमि की अर्जित के लिए जो रकम स्वामी को दी जाएगी तथा जो हानि होने पर भूमि के स्वामी को जो रकम दी जाएगी वह धारा 295 के अधीन अवनिश्चित की जाएगी। अब अगला पॉइंट इस धारा में है, जिस भवनों पर धारा 243 लागू होती है और गिरा दिया गया हो के मामले में प्रतिकर संदत्त नहीं होगा। इस पॉइंट का सीधा अर्थ यही हो जाएगा कि जिन भवनों पर धारा 243 लागू हो रही है और उनको भले ही गिरा दिया गया हो, उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिकर संदत्त नहीं होगा। यहाँ हमने धारा 192 को देखा। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपकी समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 193, जिसमें भवनों की सतह के बारे में बताया गया है। आसान धारा है, समझ में आ जाएगी ये भी। कोई भी भवन ऐसी सतह से नीचे नहीं बनाया जाएगा जिससे उस भवन का जल निकास उस समय विद्यमान या नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली हुई मलनाली, नाली अथवा जल प्रवाह में या नगर पालिका द्वारा अनुमोदित उपयुक्त स्थान में ना हो सके। तो इस धारा का अर्थ यही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भवन का निर्माण कर रहा है तो उस भवन की सतह को वह इतना नीचा नहीं रखे कि उसका जो जल निकास है भवन का वह प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। उसको भवन की सतह इस प्रकार रखनी होगी कि उसके भवन का जल निकास है वह सार्वजनिक रूप से जो नालियां बनाई गई हैं उनमें हो सके या फिर नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था की गई है जल निकास की उससे वह कनेक्ट हो सके। अगली धारा है धारा 194, जिसमें समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध के बारे में बताया गया है। यह धारा अब तक की सबसे बड़ी धारा है जो हमने पढ़ी है उनमें, तो इसे एक एक करके पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगर पालिका की सीमा के भीतर नया भवन बनाने, भवन को पुनर्निर्मित करने, तात्विक परिवर्तन करने, भवन के बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनर्निर्मित करने, कुआं या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने के सन्निर्माण से पूर्व नगर पालिका के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आसान है कि कोई भी आप नया भवन बना रहे हैं या भवन को पुनर्निर्मित कर रहे हैं, भवन के बाहरी हिस्से को निर्माण या पुनर्निर्माण करा रहे हैं, कुआं बोरिंग आदि बना रहे हैं या उनका विस्तार कर रहे हैं, तो इस प्रकार के सभी सन्निर्माणों से पूर्व आपको नगर पालिका के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह धारा 194 का पहला पॉइंट है। अब आगे के पॉइंटों को हम एक एक करके समझेंगे। धारा 194 में दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि नगर पालिका के समक्ष आवेदन किया जाएगा। अब दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि आवेदन के साथ क्या क्या चीजें संलग्न की जाएंगी। तो पहला पॉइंट है इसमें, भूमि या भवन के हक के समर्थन में सभी दस्तावेज, अविवादित हक के बारे में शपथ पत्र। दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका में जमा की गई फीस की रसीद की प्रति। तीसरा पॉइंट, नक्शे जिसमें प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा दर्शाया गया हो और स्थल योजना की 6 प्रतियां, नक्शे में सन्निर्माण के विनिर्देश, भवन की ऊंचाई, खुले स्थान, पार्किंग को दर्शाया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, नगर पालिका द्वारा अपेक्षित अन्य सूचना व दस्तावेज। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भवन का निर्माण कर रहा है तो उससे पूर्व वह नगर पालिका के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। तो आवेदन के समय किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा उनके बारे में बताया है। जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा, उसमें यह है कि वह व्यक्ति भवन पर अपने हक होने का दस्तावेज
नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अर्थात वह ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जिससे यह सिद्ध हो कि वह ही भवन का स्वामी है। और अविवादित हक के बारे में शपथ पत्र, अर्थात इसका अर्थ यह हो जाएगा कि उस भूमि या भवन पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसे शपथ पत्र भी वह नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और नगर पालिका में जो फीस जमा की गई है उसकी रसीद की कॉपी जमा करानी होगी। साथ में जो भवन का निर्माण किया जाना है उसका नक्शा जिसमें संपूर्ण ब्यौरा हो वह भी प्रस्तुत किया जाएगा नगर पालिका के समक्ष। और उसमें यह भी बताया जाएगा कि कितना स्थान खुला रखा जाएगा, पार्किंग का एरिया कितना होगा, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, यह समस्त ब्यौरा भी नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अंत में एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि नगर पालिका यदि कोई अन्य सूचना को आवश्यक समझे या दस्तावेज को आवश्यक समझे तो वह भी व्यक्ति से मांग कर सकती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, जो नक्शे हैं वह नगर पालिका, नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य के मुख्य नगर नियोजक द्वारा या राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाएंगे। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो भी भवन आप बना रहे हैं उसके नक्शे को आपको हस्ताक्षरित और प्रमाणित करवाना पड़ेगा। आप अपने भवन के नक्शे को हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित करने के लिए वास्तुविद या फिर किसी अभियंता या इंजीनियर के पास जा सकते हैं। पर वह वास्तुविद और अभियंता कौन सा होना चाहिए, तो वह यहाँ पर दिया गया है कि वह नगर पालिका, नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण और मुख्य नगर नियोजक के द्वारा अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत हो, अर्थात जो वास्तुविद और इंजीनियर इनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत है, आप केवल उन्हीं से नक्शे को प्रमाणित और हस्ताक्षरित करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब इस धारा के आगे के पॉइंटों को देखते हैं। धारा 194 में तीसरा पॉइंट है, नगर पालिका द्वारा हक के दस्तावेजों की समीक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक यह सुनिश्चित ना कर ले कि भूमि या भवन सरकार या सार्वजनिक तो नहीं है। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि नगर पालिका को जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है तो नगर पालिका सबसे पहले यह जांच करेगी कि वह भूमि या भवन सरकारी तो नहीं है, सार्वजनिक तो नहीं है। यदि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भवन या भूमि सरकारी या सार्वजनिक नहीं है, तब वह नगर पालिका व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए हक के दस्तावेजों की जांच करेगी। तीसरे पॉइंट में ही खा पॉइंट हो जाएगा, आवेदन की तारीख को आवेदक के पास भूमि या भवन का वैध कब्जा होना चाहिए। यानी कि जिस तारीख को आवेदन किया जा रहा है उस समय व्यक्ति के पास भूमि या भवन का वैध कब्जा होना चाहिए। परंतु नगर पालिका द्वारा भवन योजना की मंजूरी आवेदक के पक्ष में किसी भी प्रकार से हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आएगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा आप। इसमें यह लिखा है कि यदि नगर पालिका किसी भवन के लिए जो योजना बनाई गई है उसकी मंजूरी दे देती है, अर्थात कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करवाना चाह रहा है तो उसके लिए उसने नगर पालिका को आवेदन किया और नगर पालिका ने मंजूरी दे दी, तो मंजूरी मिलने से यह तय नहीं हो जाएगा कि उस व्यक्ति का उस भवन या भूमि पर हक है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से फर्जी कागज या दस्तावेज बनाकर नगर पालिका से मंजूरी ले ली हो और उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया हो। तो नगर पालिका ने ऐसा उपबंध कर रखा है कि यदि मंजूरी दे दी गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति ही उसका स्वामी है या हकदार है। अब धारा का चौथा पॉइंट देखिए, नगर पालिका दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकती है। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका यदि चाहे तो व्यक्ति से जो आवेदन के साथ जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात मेल के माध्यम से या पेन ड्राइव इत्यादि के माध्यम से भी मांग सकती है। इसी में दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका आवेदन की तारीख से 2 माह के भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी और लिखित आदेश से संसूचित करेगी। और नगर पालिका या प्राधिकारी या अन्य समितियां नक्शा मंजूर कर सकती हैं, नामंजूर भी कर सकती हैं, उपांतरण या अन्य शर्त या निबंधन अधिरोपित करने में सक्षम होंगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब नगर पालिका में आवेदन किया जाता है तो आवेदन की तारीख से 2 माह के भीतर नगर पालिका को आवेदन विनिश्चित करना होगा और लिखित आदेश के द्वारा संसूचित करना होगा। और आगे इसमें यह दिया गया है कि नगर पालिका के द्वारा या किसी प्राधिकारी के द्वारा या किसी अन्य समिति के द्वारा जो नक्शा
आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसको मंजूर भी किया जा सकता है, नामंजूर भी किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो उसमें उपांतरण अर्थात बदलाव भी किए जा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या संस्था जो नक्शे को मंजूर नामंजूर करने का अधिकार रखते हैं, वह किसी भी प्रकार की शर्त और निबंधनों को भी अधिरोपित कर सकते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है इसमें कि नगर पालिका 2 माह में विनिश्चित करने में विफल रहती है तो आवेदक 1 माह का नोटिस देने के पश्चात सन्निर्माण प्रारंभ कर सकता है। इस पॉइंट में यह दिया गया है कि नगर पालिका को यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन प्रस्तुत किया और नगर पालिका 2 माह के अंदर आवेदन को विनिश्चित करने में विफल रहती है तो ऐसा व्यक्ति पुनः एक बार 1 मास का नोटिस देगा और 1 माह का नोटिस देने के बाद यह मान लिया जाएगा कि नगर पालिका से परमिशन मिल गई है और व्यक्ति सन्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आवेदक है वह वास्तुविद और जो अभियंता है जिसके नक्शे पर हस्ताक्षर हुए हैं वह इस बात के उत्तरदायी होंगे कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। धारा 194 में 5वां पॉइंट है, यदि आवेदन किसी बहुमंजिला भवन अर्थात 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला कोई भवन या 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थागत कॉम्प्लेक्स या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित हो तो नगर पालिका अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सन्निर्माण लोक सुविधा से असंगत ना हो। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब नगर पालिका के पास कोई भी ऐसा आवेदन आता है जो बहुमंजिला भवन से संबंधित हो अर्थात जिस भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या फिर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के किसी कॉम्प्लेक्स व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के संबंध में आवेदन आता है तो नगर पालिका उसे मंजूर करने से पूर्व क्षेत्रीय नगर नियोजक से सलाह प्राप्त करेगी और नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि वह निर्माण किसी प्रकार से लोक सुविधा से असंगत ना हो। अगला 6वां पॉइंट देखें तो नगर पालिका आवेदन प्रक्रिया में एक रूपता लागू करने के लिए धारा 339 और 340 के नियमों को विरचित करेगी। इसी में दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका गैर आवासिक भवन, बहुमंजिला भवन और तहखाने से संबंधित आवेदन पर क्षेत्र के नगर नियोजक से सलाह प्राप्त करेगी। धारा 194 में 7वां पॉइंट है, नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना सन्निर्माण प्रारंभ नहीं होगा। इस पॉइंट नंबर 7 में हमने 3 पॉइंटों को स्किप कर दिया है क्योंकि हम उन्हें पहले पढ़ चुके हैं। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें बताया है यदि 250 वर्ग मीटर से कम का क्षेत्रफल है और उस पर भवन निर्माण के लिए आवेदन किया गया है और प्रस्ताव प्रथम तल एकल आवासिक ऊंचाई छत सहित 10 मीटर से अधिक ना हो तो अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी। हालांकि हेरिटेज क्षेत्रों व परकोटे वाले शहरी क्षेत्रों जहां पृथक विधियां लागू हों वहां अनुज्ञता जरूरी है। अब इसका अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भवन निर्माण करवाना चाहता है और उस स्थान का जो क्षेत्रफल है वो 250 वर्ग मीटर से अधिक ना हो और जो भवन का निर्माण करवाना चाहता है वह प्रथम तल अर्थात 1 मंजिला हो और आवासिक उद्देश्य से बनाया जा रहा हो और उसकी ऊंचाई छत सहित 10 मीटर से अधिक ना हो तो ऐसे भवन के निर्माण के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा में आगे जो बात कही गई है कि यदि ऐसा भवन आप किसी हेरिटेज क्षेत्र में या परकोटे वाले शहरी क्षेत्र जहां पृथक प्रकार की विधियां विद्यमान हैं, पृथक प्रकार के नियम लागू होते हैं, तो वहां आपको परमिशन लेनी जरूरी होगी। अब अगला पॉइंट देखिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य समिति और उसका अध्यक्ष स्थल का निरीक्षण करने, आवेदन विनिश्चित करने के लिए, नापजोख करने, कार्य मंजूर योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं सुनिश्चित करने की शक्ति होगी। यहाँ इस पॉइंट को समझें तो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वह या तो स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या यदि उसके द्वारा कोई प्राधिकृत समिति बनाई गई है तो उसका अध्यक्ष जिस क्षेत्र पर निर्माण कार्य होना है उस स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं, आवेदन को विनिश्चित कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो नाप जोख भी कर सकते हैं और जिस चीज के लिए नगर पालिका या जिस कार्य के लिए नगर पालिका ने परमिशन दी है वह कार्य
सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, या योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, यह सुनिश्चित करने की शक्ति इनको दी गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्राधिकृत व्यक्ति और कोई समिति है तो उसके अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है। आगे का पॉइंट देखें, यदि शर्तों का उल्लंघन हो या अतिक्रमण हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी हटाने का नोटिस जारी करेगा। निर्माण अनुज्ञा के बिना हो तो रोकने का निर्देश भी देगा। तो यह पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया हो कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोटिस जारी कर सकता है और हटाने का निर्देश भी दे सकता है। यह सब आपके ही कार्य हैं। भविष्य में आप ईओ बनोगे तो यह सब आपके ही कार्य हैं। निश्चित तौर पर अभी आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन आपको बनने के बाद यही कार्य करने हैं। पॉइंट नंबर 7 में अगला पॉइंट है, इस धारा के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए संपूर्ण परिसर या उसके भाग को कब्जे में लेना, नोटिस द्वारा परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करना मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा। तो इस पॉइंट का भी अर्थ आप समझ गए होंगे कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कोई प्राधिकारी यदि चाहे किसी प्रकार का शर्तों का उल्लंघन होता है या अन्य कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो वह इस धारा के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के लिए, जो इस धारा के अंदर जो भी नियम दिए गए हैं उनको पूर्ण कराने के लिए पूरे परिसर को या उसके किसी भाग को कब्जे में ले सकते हैं या फिर उसके परिसर के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जिस भूमि के वर्तमान उपयोग परिवर्तन अंतर्वलित है और परिवर्तन के लिए धारा 182 के तहत राज्य सरकार से अनुज्ञा आवश्यक हो के लिए नगरपालिका आवेदन विनिश्चित नहीं करेगी। आवेदक को कार्य प्रारंभ नहीं करने का निर्देश वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। हम धारा 182 में यह पढ़ के आए हैं कि यदि किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन होना है तो उसके संबंध में यदि वहां कोई विकास का कार्य करना है तो राज्य सरकार से अनुज्ञा लेने की आवश्यकता होगी। तो ऐसी कोई भूमि है जहां पर राज्य सरकार से परमिशन की आवश्यकता है तो ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए नगरपालिका मंजूरी नहीं देगी और नगरपालिका उस व्यक्ति को भी निर्माण कार्य को नहीं करने के लिए आदेश देगी और राज्य सरकार को भी इस संबंध में सूचित करेगी। 9वां पॉइंट है कि 15 मीटर से ऊंचे भवन के पूर्ण होने के पश्चात अधिभोग से पूर्व स्वामी अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा और उस आवेदन में वास्तुविद या अभियंता से सुरक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत करेगा। अब इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि 15 मीटर से जो ऊंचा भवन है वो निर्माण कार्य उसका पूरा हो गया और स्वामी उसका अधिभोग अर्थात उपयोग करने से पूर्व अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए भी नगरपालिका के समक्ष आवेदन करेगा और आवेदन के साथ वह वास्तुविद या अभियंता से सुरक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ उनको भी प्रस्तुत करेगा। इस पॉइंट से संबंधित अन्य पॉइंट भी हैं जिन्हें हम आगे अभी देखेंगे। धारा 194 में अगला पॉइंट है, यदि कोई का खंड का उल्लंघन करता है वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना, वह उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए 500 रुपये से दंडित किया जाएगा। तो हमने पॉइंट 9 के का पॉइंट में देखा था कि यदि कोई व्यक्ति अधिभोग का प्रमाण पत्र नहीं लेता है और अधिभोग को प्रारंभ कर देता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि दोष सिद्ध पाया जाता है तो उस पर कम से कम 30,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि वह उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये से भी दंडित किया जा सकता है। अब इस धारा का 10वां पॉइंट देखिए, कोई व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत किए बिना निर्माण पुनर्निर्माण प्रारंभ करता है, जारी रखता है या पूर्ण करता है या बहिर्गत भाग को निर्मित करता है जिसके संबंध में नगरपालिका उस बहिर्गत भाग को हटाए जाने के लिए या नियमित लाइन को प्रत्यावर्तित करने के लिए सशक्त है या कुएं बोरिंग के निर्माण या विस्तार में स्वयं को नियोजित करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर सादा कारावास 1 से 3 माह तक या 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है जो बिना आवेदन किए निर्माण कार्य प्रारंभ कर देता है या पुनर्निर्माण कार्य करा रहा हो, भवन के बाहरी हिस्से में निर्माण करा रहा हो
कुएं या बोरिंग का निर्माण या विस्तार करा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति पर बिना आवेदन के यदि वह इस कार्य को कर रहा है तो दोषसिद्धि पर 1 माह से कम 1 माह और अधिकतम 3 माह तक का कारावास हो सकता है, या हो सकता है उस पर 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाए, या फिर दोनों भी अधिरोपित किए जा सकते हैं। धारा 194 में 10वें पॉइंट का खा पॉइंट, यदि कोई मंजूर योजना का उल्लंघन में या अधिरोपित मानकों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्माण करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा सादा कारावास जो 15 से 45 दिन या 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति ने आवेदन ही ना किया हो, लेकिन इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि योजना के लिए आवेदन तो किया गया है और आवेदन स्वीकृत भी हो गया, लेकिन जो नगर पालिका द्वारा शर्तें रखी गई या जो मानक निर्धारित किए गए, व्यक्ति उनका उल्लंघन कर रहा है और उनका उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य कर रहा है, तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर उसे कम से कम 15 दिन और अधिकतम 45 दिन का कारावास हो सकता है, या मिनिमम 10,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसी में गा पॉइंट, यदि व्यक्ति ने आवेदन किया है या उपधारा 7 घा के अधीन सुविधा का उपयोग किया है, ऐसे सन्निर्माण के लिए विहित शर्तों मानकों का उल्लंघन करता है, तो दोष सिद्धि पर सादा कारावास 15 दिन से 45 दिन या 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है या उपधारा 7 घा, जिसके अंदर हमने यह पढ़ा था कि 250 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल कम है और एक तल का यानी कि एक मंजिला या प्रथम तल का भवन का निर्माण करना है, आवासीय उद्देश्य से करना है और ऊंचाई 10 मीटर से अधिक ना हो, तो ऐसी स्थिति में परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसने इस सुविधा का फायदा उठाते हुए परमिशन नहीं ली हो और निर्माण कार्य करा रहा है, तो उसमें जो विहित शर्तों और मानकों का यदि उल्लंघन करता है तो दोष सिद्धि पर मिनिमम 15 दिन और अधिकतम 45 दिन का कारावास या मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर अधिकतम 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब घा पॉइंट देखिए, यदि यह पाया जाए कि वास्तुविद या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित नक्शा उपबंधों से असंगत है, तो नगर पालिका द्वारा वास्तुविद या अभियंता को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा और उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर 1 से 2 माह कारावास या 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यही है कि हम जिस वास्तुविद अभियंता की बात कर रहे हैं, जो नक्शे का सत्यापन करेगा, अधिभोग के प्रमाण पत्र के लिए वह सुरक्षा प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगा, यदि ऐसा वास्तुविद अभियंता गलत प्रकार से या गलत नीति से नक्शे को पास कर देता है और नक्शा उपबंधों के असंगत पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका अभियंता को या वास्तुविद को ब्लैक लिस्ट में रख देगी और उसका जो रजिस्ट्रीकरण होगा उसको भी रद्द कर देगी। और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर उसे कम से कम 1 माह और अधिकतम 2 माह का कारावास भी हो सकता है और मिनिमम 5,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी ऐसे वास्तुविद या अभियंता को लगाया जा सकता है और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 194 में लगभग 12 पॉइंट हैं, जिसमें हम 10वां पॉइंट अभी कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ पॉइंट और शेष हैं। यह धारा काफ़ी बड़ी है, लगभग 10 पेज की है, इस कारण से आज हमारी क्लास भी लेट हो गई है, पर चलिए इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। धारा 194 में 10वें पॉइंट का अगला पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कूट रचित या मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है या मिथ्या कथन किया है, शपथ पत्र में तात्विक तथ्यों को छिपाया है, तो सुसंगत विधियों के अधीन कपट या छिपाव के लिए अभियोजित किया जाएगा। ऐसे कार्य में लिप्त व्यक्तियों, जिसमें नगर पालिका का पदाधिकारी यदि कोई शामिल हो, तो उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई प्रारंभ करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। इस पॉइंट का अर्थ यही है कि यदि कोई व्यक्ति जब आवेदन कर रहा है तो गलत प्रकार से मिथ्या दस्तावेजों को उसने संलग्न किया है
और मिथ्या कथन किया है, अर्थात जो बातें वो बता रहा है वो सब झूठी हैं और शपथ पत्र में भी उसने सही तथ्यों को नहीं बताया है। तो ऐसी स्थिति में विधि के अधीन कपट या छिपाव के लिए उसको अभियोजित किया जाएगा और ऐसे कार्य में लिप्त व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के समूह, यदि उनमें नगर पालिका का कोई पदाधिकारी भी शामिल है, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। अब अगला पॉइंट देखिए, यह 6 पॉइंट है। 4 पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे, वो स्किप हो गया है गलती से। नगर पालिका का कोई कर्मचारी जिसे क्षेत्र विशेष के कर्तव्य समुनिर्देशित किए गए हैं, इस धारा के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्ट तुरंत या उचित रूप से की जाए, उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए, निर्माण रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। यदि जानबूझकर उपेक्षा करता है तो धारा 245 की उपधारा 18 के अधीन दंडित किया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि नगर पालिका में कहाँ अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहा है जिसके लिए आवेदन नहीं किया गया है, इस पर केवल मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो निगाह रख नहीं सकता, तो वह कई अन्य अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त करता है। तो ऐसा ही कोई नगर पालिका का कोई कर्मचारी जिसे क्षेत्र विशेष के लिए कर्तव्य समुनिर्देशित किया गया है, अर्थात किसी कर्मचारी को एक क्षेत्र विशेष का एरिया दे दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए लगाया गया है कि वह यह देखेगा कि कहीं भी धारा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और ऐसा यदि कहीं उल्लंघन होता है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा और उस उल्लंघन के संबंध में जो रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री करेगा और निर्माण को रोकने के लिए कार्यवाही करेगा। यदि ऐसा व्यक्ति या नगर पालिका का जो प्राधिकारी है वह जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे धारा 245 की उपधारा 18 के तहत दंडित किया जाएगा। पॉइंट संख्या 10 का 4 पॉइंट जो अभी छूट गया था, यदि आवेदन के निपटारे के लिए उपधारा 4 खा के अधीन प्राप्त नोटिस के मामले में नियत कालावधि की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो धारा के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और दोष सिद्धि पर 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस पॉइंट को समझिए, यहाँ सबसे पहले बात की जा रही है आवेदन के निपटारे के लिए उपधारा 4 खा। तो उपधारा जो 4 थी वहाँ हमने बात की थी कि आवेदन की तारीख के 2 माह के भीतर भीतर नगर पालिका आवेदन को या तो मंजूर करेगी या निरस्त कर देगी। यदि वह आवेदन को विनिश्चित करने में विफल रहती है तो व्यक्ति पुनः 1 माह का नोटिस देगा और ऐसे 1 माह में भी यदि नगर पालिका कोई कदम नहीं उठाती है तो मंजूरी मान ली जाएगी और व्यक्ति निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा। तो इस धारा में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी जो धारा का प्रवर्तन करने वाला है, अर्थात नगर पालिका में बैठा हुआ जो अधिकारी है वह आवेदन पर मंजूरी देना चाह रहा है और व्यक्ति ने 1 माह का नोटिस दिया और उस व्यक्ति ने उस नियत कालावधि की उपेक्षा कर दी जानबूझकर, और ऐसा करने से होगा क्या कि यदि व्यक्ति उस 1 माह का जो नोटिस दिया जाएगा उस पर वह अधिकारी यदि कोई संज्ञान ना ले तो ऐसी स्थिति में मंजूरी ऑटोमेटिक रूप से व्यक्ति को मिल जाएगी और वह निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा। तो उसके लिए उस पदाधिकारी पर 1 माह के कारावास और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित करने की बात कही गई है। तो यही इस धारा में दिया गया है। अगला पॉइंट है अनुज्ञा के बिना प्रारंभ मंजूर नक्शे के मानकों का अतिक्रमण या बिना आवेदन के शुरू किए गए कार्यों को रोकने की शक्ति नगरपालिका को होगी। तो जो कार्य बिना अनुज्ञा के प्रारंभ कर दिए गए हैं और नगरपालिका ने जो नक्शा पास किया है उसके विरुद्ध जाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है या आवेदन किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तो ऐसे कार्यों को रोकने की शक्ति नगरपालिका के पास होगी। और अंतिम पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 का, ऊपर वर्णित प्रकार से किए गए कार्य या कपट द्वारा किए गए कार्य के लिए नगरपालिका व्यतिक्रमी पर अभियोजन के अतिरिक्त संपूर्ण सन्निर्माण या उसके भाग को तोड़ने की शक्ति होगी। तो जो इस पॉइंट में जो भी कार्य दिए गए हैं कि बिना अनुज्ञा के प्रारंभ कर दिया गया है, नक्शे के मानकों का अतिक्रमण किया गया है या कपट द्वारा कोई भी कार्य किया गया है,
तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति व्यतकर्मी है अर्थात उल्लंघन करता है, उस पर अभियोजन तो होगा ही होगा, अर्थात केस दर्ज हो जाएगा। उसके अतिरिक्त नगर पालिका उसका जो भी निर्माण कार्य है या उसके किसी भाग को तोड़ भी सकती है, तो यह शक्ति नगर पालिका के पास होगी। अब धारा 194 में मात्र 2 पॉइंट शेष हैं, 11-12, जो अगली स्लाइड में ही पूरे हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉइंट छोटे छोटे हैं। धारा 194 में 11वां पॉइंट है, नगर पालिका शुष्क तहारतों अर्थात ड्राई लेट्रिन्स के सन्निर्माण को अनुज्ञता नहीं देगी, और यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में इसका निर्माण करता है या संधारित करता है तो तहारतों अर्थात शौचालयों के ध्वंस के हेतु कदम उठाएगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो पुराने टाइम में जिस प्रकार के शौचालय होते थे जिनमें फ्लश इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती थी, जो मैला होता था उसको ढोया जाता था, तो इस प्रकार के यदि शौचालय का निर्माण की कोई व्यक्ति परमिशन मांगता है तो परमिशन नहीं दी जाएगी, और कोई व्यक्ति निर्माण करता है बिना परमिशन के या फिर पहले से है और उसको मेंटेन करके रख रहा है वो या उसको उपयोग में ले रहा है, तो ऐसे निर्माण कार्य को चाहे वो पहले का हो चाहे तुरंत हाल ही में किया गया हो, उसको नगरपालिका ध्वंस करने के लिए कदम उठाएगी। और इस धारा का आखिरी पॉइंट, नगरपालिका या उसके द्वारा सशक्त समिति या विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर भीतर आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के आदेश से या नगरपालिका के द्वारा कोई समिति बनाई गई है या नगरपालिका के द्वारा कोई विहित अधिकारी, तो इनके किसी आदेश से यदि कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो वह उस आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर भीतर, जब आदेश प्राप्त हुआ है उससे 30 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। तो यहाँ हमारी धारा 194 समाप्त होती है। अब अध्याय 11 में कुछ धाराएं और शेष हैं जो अगली क्लास में शायद समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम अध्याय 11 की MCQ क्लासेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। निश्चित तौर पर धारा 194 बहुत बड़ी थी, पर इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी वीडियो को शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।